नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर दिवाकर मिश्र की मध्यकालीन भारत नामक इस किताब का। 1200 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का इतिहास इसके अंदर दिया गया है। ये यहाँ एंड की जगह डैश लगा देते तो ठीक होता है। ये कई बार क्या है कि फॉन्ट कन्वर्जन में दिक्कत आ जाती है। फिर इसमें मैं आपको पेज संख्या बताऊं, क्योंकि इनकी पहले दो किताबें आती थी। एक का नाम था तराइन से पानीपत और दूसरी थी मुगल कालीन भारत। तो उन दोनों किताबों को मिलाकर देखें तो वो इतना ज़्यादा कंटेंट था कि वो भले ही कितनी ही अच्छी किताब हो, उनमें मैटर बहुत अच्छा संकलित किया गया था, लेकिन वो विद्यार्थियों से ज़्यादा शिक्षकों को अधिक पसंद थी, क्योंकि उसमें हर प्रकार के फैक्ट मिल जाते हैं, हर प्रकार की स्टोरी मिल जाती है। आप कुछ भी देखना चाहें तो विद्यार्थी उन किताबों को ले भी लेते थे, तो भी उनको नोट्स बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनमें मैटर बहुत अधिक था। तो जो काम इनको काफ़ी पहले कर देना चाहिए था वो अब इन्होंने किया है, और देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा प्रयास किया है उन्होंने अपनी दोनों किताबों को मिलाकर। अब लगभग माने तो उनकी जो दोनों किताबें हैं उनको मिलाकर और उसका 50% कर दिया गया है एक प्रकार से मैं कहूँ तो। और इनकी टोटल पेज क्वालिटी, पेज संख्या इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे पहले। साथ ही इसकी तुलना हम सौरभ चौबे की किताब से करेंगे, क्योंकि मैं नहीं भी कहूँगा तो भी विद्यार्थी इसी से तुलना करने के लिए कहेंगे, तो इसका अलग से वीडियो नहीं आएगा। मैं इसी में बता दूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं और किन एग्जाम्स के लिए आपके लिए कौन सी किताब इनमें से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसका एमआरपी की बात करूं तो 460 रुपये इसका एमआरपी है। ऑनलाइन अभी मैं बात करूं तो 400 रुपये के आसपास ये किताब मिल रही है डिलीवरी चार्ज के साथ। यानी किसी ने 320 प्लस 70 लिखा है, किसी ने 330 प्लस 80 लिख दिया, 70 लिख दिया, मतलब 390 से 410-20 के बीच में ये ऑनलाइन किताब अभी मिल रही है। ऑफलाइन की मैं बात करूं तो यही 330-350 के आसपास ये ऑफलाइन मार्केट में किताब उपलब्ध है। कहीं दूर के स्टेट में हो सकता है थोड़ा 10-20 रुपये का अंतर और आ जाए। अब इसमें पेज संख्या की बात करूं तो लास्ट में तो ये परिशिष्ट दिए गए हैं, 77 पेज हैं। इससे पहले 586 पेज का इन्होंने जो मूल कंटेंट है इसके अंदर अलग अलग चैप्टर में वो दिया है। तो 586 प्लस 77 जोड़ेंगे 7-6-13 663 पेज हो गए। तो 663 पेज की किताब है। तो मध्यकालीन भारत के जो सेगमेंट है वो प्राचीन और आधुनिक की तुलना में थोड़ा छोटा माना जाता है। वैसे तो ये तो नहीं कह सकते कि किताब छोटी है, काफ़ी मध्यकाल के हिसाब से देखें तो सौरभ चौबे से आप तुलना करेंगे तो बड़ी किताब है। सौरभ चौबे की किताब में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेज संख्या जो दिखेगी ये है 444। इसके अंदर भी इन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह डाल रखे हैं कुछ टॉपिक्स में, जो कि लगभग 55-56 पेज की हैं, तो वो आप निकाल देंगे तो ये 390 के करीब, मतलब रफली अपन 400 पेज की किताब मान लेते हैं। साइज ऑलमोस्ट इनका सेम है, फ़ॉन्ट भी लगभग सेम है, थोड़ा सा मुझे मामूली सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा दिख रहा है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रफली हम मान लें कि 1.5 गुना मैटर इस किताब के अंदर आपको सौरभ चौबे की तुलना में मिलने वाला है। अब इसकी मैं पेज क्वालिटी की बात करूं तो पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटिंग बहुत शानदार है इसकी, और इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल छोटा फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है। ये तकरीबन 13 साइज़ बोलते हैं हम, वो फ़ॉन्ट हो सकता है। तो बढ़िया फ़ॉन्ट है, किसी प्रकार तो छपाई में, प्रिंटिंग में, कागज़ में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका कंटेंट किस प्रकार का है, फिर ये किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्रोत का टॉपिक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मध्यकालीन भारत के स्रोत के बाद में दिल्ली सल्तनत है। तो अरब और तुर्क आक्रमण के संबंध में आपको यहाँ पर ये जो परिशिष्ट दिए गए हैं 6, इसमें जो पहला परिशिष्ट है वो तुर्क आक्रमण का दिया गया है। तो अरब की तो ज़्यादा डिटेल वैसे है नहीं, वो इसमें नहीं दी गई है। तुर्क आक्रमण में आप ये मान सकते हैं सुबुक्तगीन से लेकर उसके बाद का विवरण दिया गया है, तो मुख्य तौर पर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। फिर उसके बाद में कुछ एक और परिशिष्ट हैं, पहले इन्हीं का बता देता हूँ। विदेशी यात्री और उनके वृत्तांतों का है, इंपॉर्टेंट रहता है ये काफ़ी। और आधुनिक इतिहासकार और लेखन, इससे संबंधित मध्यकालीन भारत से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है, महत्वपूर्ण टेबल और सूचियाँ, उसमें काफ़ी जरूरी इन्होंने सूचियाँ और टेबल डाली है। हालांकि 1-2 ऐसी टेबल्स भी हैं जो कि गैर जरूरी हैं, जो कि विद्यार्थी याद नहीं कर सकते। इसके बाद में मध्यकालीन प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जिसके अंदर इन्होंने अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अकबर के नवरत्न, मुर्शिद कुली खां, मिर्जा राजा जयसिंह, हेमू, फतुल्लो शिराजी, दारा शिकोह, इस प्रकार के कुछ व्यक्तित्वों का जीवन परिचय और उनके कार्यों के बारे में बताया है। यहाँ पे आप सोर्सेज का टॉपिक देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास यहाँ पे देख लेंगे, फिर उनकी प्रशासनिक एकता व्यवस्था, सैन्य प्रौद्योगिकी, फिर धार्मिक आंदोलन में भक्ति, सूफी और सिख, फिर प्रांतीय राज्य कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और पतन है, फिर उसके बाद में द्वितीय अफगान साम्राज्य, शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का है चैप्टर, फिर मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, फिर आर्थिक व्यवस्था है मध्यकाल की, फिर मध्यकाल की समाज और संस्कृति है, प्रांतीय स्थापत्य कला शैलियाँ हैं, मध्यकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, मध्यकालीन शासकों की नीतियां हैं, विदेशी व सीमांत नीति, दक्कन नीति, राजपूत नीति इत्यादि, और फिर उसके बाद में मराठा साम्राज्य का टॉपिक है। अब मैं आपको इसके कुछ टॉपिक दिखा देता हूं। कोहिनूर की कहानी का ये 2 पेज यहाँ पे शुरू में दिए गए हैं, यहाँ से मैन इनका कंटेंट शुरू होता है, मध्यकालीन भारत के स्रोत। अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौरभ चौबे की तुलना में तकरीबन 1.5 गुना आप साइज इसकी मान सकते हैं, तो निश्चित रूप से
फैक्ट तो देखिए इन किताबों में देने ही देने होते हैं कि जिन एग्जाम के लिए ये लिखी जाती हैं, खासतौर से पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, तो उनमें फैक्ट की भूमिका तो आप नकार नहीं सकते, फैक्ट तो आपको पढ़ने ही होते हैं। लेकिन चूंकि इसकी साइज थोड़ी बड़ी है तो इसके अंदर थोड़ी जो स्टोरी है, थोड़े जो एक्स्ट्रा बातें हैं, उसके पीछे का जो कोई बैकग्राउंड है या उसकी जो डिटेलिंग है वो सारी इसके अंदर दी जा सकती है। इतना स्पेस इसके अंदर था क्योंकि ये 650 प्लस पेज की किताब है, तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। और आप स्रोत के टॉपिक में भी देख सकते हैं कि स्रोतों का बिल्कुल वन लाइनर नहीं देके थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले सल्तनत काल के दिए गए हैं, फिर ये मुगल काल की स्रोत सामग्री दी गई है। तो मैं आपको इसके कुछ टॉपिक दिखाऊंगा और वैसे इनके कंटेंट से आप जो इनकी मध्यकालीन भारत की 2 किताबें आती हैं उससे परिचित हैं। प्राचीन भारत की भी इनकी किताब आती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा विस्तार, यहाँ देखिए दिल्ली की कहानी, उसके जो 7 शहर हैं उनका डिटेल देखिए। फिर यहाँ पे गुलाम वंश से शुरू हो गया, तो ये आप गुलाम वंश के शासकों का ये राजनीतिक इतिहास यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी तो प्रशासन के लिए, कला संस्कृति के लिए तो अलग टॉपिक बने ही हुए हैं, ये रजिया के लिए। तो निश्चित रूप से ये किताब है वो सौरभ चौबे की किताब की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल लिए हुए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर ये इसका कंटेंट देखते देखते एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किन एग्जाम्स के लिए फिर इसको पढ़ा जाए। तो जो विद्यार्थी ये बात कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि जैसे कुछ स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, या जैसे राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कम वैकेंसीज हैं, तो जहाँ पर टफ कंपटीशन होता है, पेपर थोड़ा सा लेवल का आता है, या जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपकी नज़र जब जेआरएफ पर हो, नेट के लिए तो देखिए सामान्य कोई भी किताबें आप पढ़ेंगे तो उनसे आपका काम हो जाता है, लेकिन जब आप जेआरएफ के संबंध में बात करें तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। तो जेआरएफ का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, उसके लिए जिन विद्यार्थियों को लगता था कि सौरभ चौबे की पुस्तक है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा बिल्कुल ही फैक्ट वाइज हो गई, थोड़ी सी डिटेलिंग और होनी चाहिए, वो निश्चित रूप से इस किताब के साथ जा सकते हैं। तो मैं इसके कुछ और टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। ये प्रांतीय राज्य में देखिए बहमनी है, फिर आपको विजयनगर यहाँ पे मिल जाएगा। आप पॉज करके भी इसका कुछ मैटर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक रूपता के साथ लिखी गई है तो पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आसान है, कोई मुश्किल भाषा नहीं है। सौरभ चौबे में क्या हुआ कि ये देखिए लंबे समय से बढ़िया किताब है और अभी भी चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। लेकिन इस किताब के अंदर क्या हुआ कि जैसे जैसे इसके एडिशन आते जा रहे हैं तो ये हर साल क्या करते हैं कि जो भी फैक्ट आते हैं नए, चाहे वो नेट जेआरएफ में हो या विभिन्न स्टेट के पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हो, उसको ऐड करते जाते हैं। तो जिसके कारण थोड़ी सी क्या है कि वो फैक्ट में क्रमबद्धता उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो फैक्ट वगैरह है वो क्रम से दिए गए हैं और पूरा एक टॉपिक पढ़ने पर ये हो जाता है कि हाँ लगभग टॉपिक अपना सारा कंप्लीट हो गया और उसकी सारी डिटेलिंग आ गई है और हम इसमें से जो भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे वो कर पाएंगे। तो मैं इसका आपको मुगल साम्राज्य का कुछ मैटर इसके अंदर दिखा देता हूं। ये देखिए, चलिए पीछे जाने के बजाय शाहजहां से शुरू कर देते हैं। सारी किताब तो बहुत बड़ी है, क्या दिखाएं इसको। ये देखिए, उनके चाहे विद्रोहों की बात हो, अभियानों की बात हो, धार्मिक नीति, फिर उसके बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध, तो इसमें आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे और थोड़ी डिटेल भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी इस किताब का अप्रोच इसी प्रकार का है, फैक्ट के साथ साथ उसके पीछे की थोड़ी सी डिटेलिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ओवरऑल इस किताब की मैं बात करूं तो आपको देखो पढ़ा हुआ है सारा कुछ और पहले भी इनकी किताबों से परिचित रहे हैं। थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल वाली किताब हमेशा ही इनकी रहती है। मध्यकाल के 2 पार्ट में कुछ ज़्यादा डिटेल हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए तुर्क आक्रमण की जो मैं बता रहा था, पहला जो इनका परिशिष्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखो मैंने बीच में दिखाया नहीं, लेकिन जो भी इनकी चाहे आप प्रशासनिक व्यवस्था मान लो सल्तनत काल की, मुगल काल की, चाहे उनकी कला संस्कृति मान लो, वो टॉपिक काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर किए गए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ये देखिए तुर्क आक्रमण का जो मैं आपको बता रहा था, जो डिटेल मैंने आपको बताया था कि शुरू में नहीं दिया गया है, परिशिष्ट में दिया गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर ये विदेशी यात्रियों का परिशिष्ट यहाँ पे दिया गया है। इनमें से तो प्रश्न आते ही रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये आधुनिक इतिहासकार व लेखन, ये इस प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर में या नेट जेआरएफ में इस प्रकार की किताबों से संबंधित जो बातें हैं वो प्रश्न है वो कई बार पूछे जाते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पे दी गई है। ये महत्वपूर्ण टेबल सूचियाँ देखिए, कालावधि ये तो याद होनी चाहिए, क्रम का प्रश्न आता ही रहता है। फिर उसके बाद में देखिए प्रमुख मुगल शासक, उत्तरकालीन मुगल शासक, मुगल बादशाहों के मूल नाम, विभिन्न सुल्तान, उनकी उपाधियाँ, उपनाम इत्यादि यहाँ दिए गए हैं, सब जरूरी हैं। कुछ और लोगों के उपनाम और उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, शाही महिलाएं और उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, विभिन्न विद्वानों को प्रदत्त उपाधियाँ दी गई हैं। तो ये अच्छा मैटर है। और ये मुगलकालीन विदेशी यात्री, ये डिटेल यहाँ पे सारी दे दी है। इस प्रकार की डिटेल आपने इनकी मुगलकालीन भारत के अंदर भी देखी होगी। ये फारसी भाषा आधारित शब्दकोश वगैरह के बारे में जानकारी है। जैन कृतियाँ हैं, ये देखिए संस्कृत स्तुति कविता लेखन, संस्कृत के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ,
फिर देखिए ये जो तालिकाएं हैं विभिन्न मोगलों के समय उम्र वर्ग की पद स्थिति, हो सकता है कभी किसी परीक्षा में बहुत ज़्यादा गूढ़ प्रश्न ढूंढ के इसमें से निकाल दिया जाए, लेकिन ये पढ़ना और याद करना बिल्कुल भी विद्यार्थी के लिए मुनासिब नहीं होता। तो ये तालिका को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है विद्यार्थियों के लिए। फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व मैंने जैसे आपको बताया था, अमीर खुसरो के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, या अकबर के नवरत्नों के बारे में, है ना, वो सब इसके अंदर देखें। इब्न बतूता आ गया आपका, अकबर के नवरत्न आ गए, मिर्जा राजा जय सिंह, मुर्शिद कुली खां आ गया, हेमू आ गया, है ना, शेख अबुल फजल अल्लामी। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो ओवरऑल हम बात करें दोनों किताबों में, यदि आपके पास पीजीटी जैसा एग्ज़ाम है, समय आपके पास कम रहता है, एकदम फैक्ट वाइज आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से किताब लगभग कवर कर लेती है मैटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप थोड़ा और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, आपकी पहले से किसी प्रकार की कोई किताब पढ़ी हुई नहीं है, आपको डिटेलिंग समझने में दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या जेआरएफ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की किताब के साथ जा सकते हैं। और पीजीटी वगैरह के एग्जाम के लिए भी आप जब भी तैयारी करें तो इस किताब का सहारा ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास थोड़ा पर्याप्त समय हो। क्योंकि जब समय कम हो और काफ़ी सारा मैटर आप ले लेंगे तो फिर उसको रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप उस समय नोट्स नहीं बना पाते। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये किताब काफ़ी अच्छी है। विभिन्न राज्यों के पीजीटी एग्जाम के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस किताब को पढ़ा जा सकता है। और कमी की बात करें तो इस किताब में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, जो कि इनकी यूएसपी है लेखक की, कि वो डिटेल वाली ही किताबें निकालते हैं, और वो डिटेल करते करते ही इन्होंने वो जो दो किताबें हैं उनको फिर एक बना के और थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो उनकी दो किताबें आती थी उसकी तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से थोड़ी डिटेल में है। लेकिन यही है, इस किताब को पढ़ने के बाद में फिर आपको और इधर उधर किसी प्रकार की कोई मैटर या कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मेरी एक असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए, खासतौर से जेआरएफ के लिए, तो निश्चित रूप से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। बाकी आप पीजीटी और इस प्रकार के एग्जाम के लिए जब आप पढ़ें तो थोड़ा आपके पास समय हो तो निश्चित रूप से आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू पप्पू सिंह प्रजापति और दिवाकर मिश्र की किताब मध्यकालीन भारत का। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।